नमस्कार, मैं हूं विपिन कुमार और हम बैठे हैं लखनऊ में। लखनऊ आते समय मैं रास्तों पर होर्डिंग्स देख रहा था, जो भी आईपीएल का मैच चल रहा है, तो उस पे लिखा हुआ था कि बड़े अदब से हराएंगे। यानी कि जीतना भी है तो बड़े अदब के साथ, हराना भी है तो बड़े अदब के साथ। देश में लोकतंत्र का माहौल है, लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है, चुनाव चल रहा है और सारी राजनीतिक पार्टियां लगी पड़ी हैं एक दूसरे पर, आरोप भी लगा रही हैं, एक दूसरे को हराने में भी लगी हुई हैं और अपनी सत्ता को पुनः स्थापित करने की जद्दोजहद में भाजपा भी लगी हुई है और कांग्रेस भी लगी हुई है और बाकी गठबंधन की भी जो पार्टियां हैं वो लगी हुई हैं। देश में राजनीतिक माहौल है और हमारे साथ हैं सुशील कुमार यादव जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जिन पे राजनीति का विश्लेषण भी करते हैं, जिनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ चुनावी मुद्दों पर बात करते हैं, कुछ सवालों पर बात करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद विपिन जी। सर, मेरा पहला सवाल है कि क्या लगता है अदब से कौन किसको हराएगा? देखिए, जनता तो हरा रही है। हम्म, जनता किसको हरा रही है? जनता जो सत्ता में है उसी को हराएगी, क्या विपक्ष को हराएगी? हम्म, हम अगर हराने की बात करते हैं, सवाल पूछने की बात करते हैं, हम्म, तो हम तो उसी से बात करेंगे ना जो सत्ता में है। हम्म, तो सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हैं उनको जनता हरा रही है, हम्म, लेकिन जिसके पक्ष में खड़े होकर जनता हरा रही है ना, हम्म, वो कितना मजबूत है बूथ पे, हम्म, वो कितना मजबूत है सर्टिफिकेट लेने में, हम्म, वो कितना मजबूत है ईवीएम और वीवीपैट मशीन की रखवाली करने में, ये भी मायने रखेगा। ईवीएम और वीवीपैट की रखवाली क्यों, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? अब जब लोकतंत्र जिस देश में ना रहा हो, हम्म, जिस देश का प्रधानमंत्री हम्म, एक संवैधानिक पद पर रहते हुए दिन रात सिर्फ झूठ बोलता हो, हम्म, दिन रात दूसरे पे ब्लेम करता हो, जिसका सच से कोई सरोकार ना हो, ना लेना देना हो, हम्म, क्या कहेंगे आप? जहाँ की मीडिया विपक्ष से सवाल करती हो, सत्ता पक्ष से सवाल ही ना करती हो, हम्म। वहाँ कुछ भी संभव हो। मैं टीवी 9 की एक वीडियो देख रहा था और मुझे ऐसा फील हुआ कि 10 सालों में पहली बार शायद प्रधानमंत्री जी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। अभी कल ही एक वीडियो आई है टीवी 9 पे, हुँ, जिसमें 5 संपादक या 7 संपादक हैं और प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, कुछ बातचीत चल रही है। हुँ। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी को पहले आके इंटरव्यू करना चाहिए था, बात करनी चाहिए? तो एक बड़ा आरोप लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते प्रधानमंत्री जी। तो वो स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम्म, उसको करवा के आप क्या साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बहादुर हैं? हम्म, स्क्रिप्टेड चीज़ें बना के आपके पक्ष में दिखाई जाए, हम्म, 5 नहीं 10 ठो आप रिपोर्टर बैठा लीजिए, संपादक बैठा लीजिए। हम्म, 10 के 10 जब आपके हिसाब से सवाल करते हैं, हम्म, तो क्या मतलब है उसका? इसका मतलब है कि आप इतने डरे हैं। आप ही इस सरकार जब सरकार में नहीं आए थे 2014 में जब आप प्रचार कर रहे थे, हम्म, तो आपने क्या-क्या वादे किए थे? किसान की आय दोगुनी कर देंगे, 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे, हम्म, हुँ? रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले बढ़ जाएगी। हम्म, कच्चा तेल इतना गिर जाएगा कि हम 35-35 रुपए में पेट्रोल देने लगेंगे। हम्म, 450 की घरेलू गैस का सिलेंडर हम 300 में कर देंगे, 250 में कर देंगे, हम्म, गरीबों को मुफ्त कर देंगे। हो क्या रहा है? 2.5 करोड़ रोजगार तो छोड़िए, आपने हर जगह कटौती कर दी है। तो प्राइवेट सेक्टर का हाल तो ये है कि 50% डिस्काउंट चल रहा है, नौकरी करनी हो करो, नहीं तो जाओ। बीजेपी के नेता या बीजेपी के समर्थक कह रहे हैं कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो थोड़ी महंगाई सहनी पड़ेगी। हमको खाने के लिए माल मिल रहा है ना, हम्म, तो हम तो ज्ञान देंगे विपिन को हम्म, कि थोड़ी कुर्बानी तुम दे लो। कुर्बानी हम क्यों नहीं दे रहे हैं? हम्म, कुर्बानी भाजपा के लोग क्यों नहीं दे रहे हैं? हम्म, कुर्बानी सिर्फ देश के लोग देंगे। हम्म, कुर्बानी वो भी तो दें, वो भी आए सड़कों से। प्रधानमंत्री ने, या यूँ कहिए कि इन्हीं की पार्टी के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, हम्म, जो पेंशन खा के मरे हैं, लेकिन पेंशन इन्होंने खत्म कर दी। हम्म, तो ओल्ड पेंशन के लिए लोग पूरे देश भर में आंदोलन हो रहे हैं, क्यों नहीं बहाल करते? अगर इतने अच्छे मोदी जी हैं, हम्म। तो नेताओं की पेंशन खत्म कर दें। जो 35-40 साल सर्विस दे रहा है, उसको पेंशन देनी ज़रूरी है कि 5 साल वाले को देनी ज़रूरी है? अग्निवीर योजना, अग्निवीर युवाओं में योजना, बड़ा आक्रोश है, खासकर यूपी के युवाओं में। देखिए यूपी बिहार का जो युवा है ना, हम्म, वो अभी भी मुझे लगता है 70% ऐसा है जो गाँव-गिराव से संबंध रखता है, किसान के परिवार का है। हम्म, तो पुलिस और सिपाही बन जाता था, आर्मी में, सेना में जाके सिपाही बन जाता था,
तो घर परिवार अपना चला लेता था, उसके बच्चे पढ़ जाते थे, आने वाली जनरेशन सुधर जाती थी। लेकिन मोदी, जिसका ना खुद का परिवार है, न बच्चे हैं, शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दी, उस आदमी को क्या मालूम कि एक बच्चे का दर्द क्या होता है। जब वो अपने बच्चे को गार्जियन पढ़ा नहीं पाता है, उसको अच्छी शिक्षा नहीं दे पाता है, उसका भविष्य खराब हो जाता है, वो ढंग का खाना नहीं दे पाता है, ढंग का कपड़ा नहीं पहना पाता है, तो उनको तो कुछ करना नहीं है, सरकारी व्यवस्थाओं की मौज करनी है, बड़े बड़े भाषण देने हैं कि मैंने 40 साल तक भीख मांग के खाया, मैंने 35 साल तक भीख मांग के खाया। तो अग्निवीर योजना ला के क्या भिखारी बनाना चाहते हो? 4 साल 5 साल की ट्रेंड लड़के जिनको निकाल दिया जाएगा 5 साल बाद, यहाँ बस तुम्हारी सेवा ले लीजिए, अब तुम जाओ। तुमको क्या लग रहा है वो ट्रेंड लड़के होंगे जिनको अत्याधुनिक हथियार चलाने की नॉलेज होगी? वो जब अपना घर नहीं चला पाएंगे तो गुंडे, माफिया, लुटेरे, डकैत और हत्यारे नहीं बनेंगे। कहा भी तो जा रहा है कि 5 साल के बाद उनको आगे नौकरी मिल जाएगी। काहे की नौकरी मिल जाएगी? जब तुम उसको रेगुलर नहीं कर पा रहे हो तो आगे दे पाओगे? तुम्हारी हैसियत है देने की? अगर देने की हैसियत होती तुम देते। तुम 2 करोड़ रोजगार देने की बात करो, 1 करोड़ दिए होते। अब क्या चाह रहे हो कि पूरी की पूरी सीटें तुमको दे दी जाए तब मानोगे? फुल मेजोरिटी की सरकार थी, चाहे गठबंधन की रही हो तुम्हारी, तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए। अब क्या चाहते हो? क्या एक्स्ट्रा दे दे देश की जनता? युवा क्या दे दे तुम? यहीं से सवाल एक मेरा ये उठता है। मैं आजमगढ़ में था, मैं भाजपा के प्रत्याशी हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी। मैंने उनसे सवाल पूछा कि आप जब 2019 में चुनाव लड़ रहे थे तो आपका सबसे पहला मुद्दा ये था, सबसे बड़ी बात ये थी कि आप अहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। मैं 2024 में फिर गया था उनके पास, मैं उनसे सवाल पूछ रहा था और उनसे मेरी बात हुई। तो जब मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि अहिर रेजिमेंट की बात कहाँ तक पहुंची है, तो उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ यादव हैं वहाँ वहाँ कमल खिलाए तो जो है कि अहिर रेजिमेंट बन जाएगा, जल्दी बन जाएगा। मैंने कहा आप तो पूर्ण बहुमत में है, तो फिर अब आपको किस यादव की जरूरत है कि आप कमल खिलाएंगे तो उन्होंने वो यादव वोट देंगे तो बन जाएगी। अब बहुमत में आप तो ऐसे रेजिमेंट बनवा सकते हैं। इस पे उन्होंने कोई खुल के जवाब नहीं दिया। क्या कहेंगे आप अहिर रेजिमेंट और दिनेश लाल यादव जी को लेके? दिनेश लाल यादव जी तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि वो नेता नहीं है, वो एक एक्टर है और उसको माननीय बनने की शौक थी, वो बन गया है, लेकिन अभी भी भाषण और बातें उलूल जुलूल ही हैं। लोकतंत्र है, लड़े जीते, भाई हैं हमारे समाज की, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम समाज का भी तो भले की बात करो। तुम अटके हो कि हम जहाँ जहाँ यादव हैं वहाँ कमल खिलाएं तो हम रेजिमेंट बन जाएगा। अपने आका मोदी से पूछने की हैसियत है तुम्हारी कि रेवाड़ी में 2024 में उसने अहिरवाल क्षेत्र में यही जनसभा की थी, वहाँ यादव क्षेत्र यादव बाहुल्य है कि हमारी सरकार आती है तो हम रेजिमेंट बनाएंगे। ये आंदोलन बहुत पुराना है रेजिमेंट का। उसके बाद नहीं बनाई। फिर 2019 में वही मोदी और राव विजेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री थे, है ना, उनके अगुवाई में वहां पे फिर एक बड़ी रैली होती है और आप जान के हैरान होंगे कि उस रैली में सिर्फ एक्स आर्मी मैन का परिवार बुलाया जाता है और यादव बुलाए जाते हैं। वहां फिर ये कसम खाते हैं 2019 में कि हमारी सरकार आई तो अब की बार हम रेजिमेंट बना देंगे। तो तुम जिसको माई बाप समझते हो उसकी तो हैसियत है नहीं कि वो रेजिमेंट बना दे। वो सिर्फ लालू पाप दे के वोट ले रहा है। तुम बना दोगे? तुम तो एक अदने से सांसद हो जिसकी ये भी हैसियत नहीं है कि मोदी के सामने बैठ सके। हाथ जोड़ के खड़े रहने वाला आदमी वो कह रहा है रेजिमेंट बन जाएगी और आप लोग मान ले रहे हैं। क्या मूर्ख है क्या यादव की जनता, आजमगढ़ की जनता या आजमगढ़ के यादव मूर्ख हैं? उनको समझ में नहीं आ रहा है। जिस आदमी के अंदर इतना गट्स नहीं है कि किसानों का आंदोलन पिछले 1.5 पौने 2 साल से चल रहा है खिरियाबाग में, वहां जाके खड़े होके किसानों की बात कर दे। किसानों का किसान परिवार से होने के बावजूद भी तो बड़बोले हैं, विजय लाल यादव भी कहते हैं। देखिए गाने वाले बजाने वाले वो मंच पे माइक पा जाते हैं तो बोलते बोलते कुछ ज्यादा ही बोल जाते हैं, तो बहुत सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। आप उत्तर प्रदेश से हैं, धार्मिक मसलों को राजनीतिक किस तरीके से बनाया गया है, मैं इस पे सवाल करूंगा। राम मंदिर, क्या इसका राजनीति पर इसका क्या फर्क है? जैसे जनता ये कह रही कि बीजेपी ने बनवाया। देखिए जनता कह रही बीजेपी ने बनवाया,
क्योंकि जनता ये देख रही है कि अभी तक फैसले नहीं आए थे, बीजेपी सरकार में आए और बीजेपी प्रमोट भी कर रही है। अब जनता को ये सोचना चाहिए कि यही बीजेपी प्रमोट कर रही थी कोरोना के समय में कोविड वैक्सीन लगवा के, कह रही थी मोदी जी की वैक्सीन, मोदी जी का टीका, और स्थिति ये थी कि आप स्कूल नहीं जा सकते थे बिना टीका का लगवाए या बिना सर्टिफिकेट के, आप अपनी नौकरी नहीं कर सकते थे, आप बसों में नहीं बैठ सकते थे, आप ट्रेन में नहीं जा सकते, आप फ्लाइट में नहीं बैठ सकते थे। लेकिन आज वही मोदी सरकार क्या कह रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या दे रही है कि हमने किसी से जबरदस्ती नहीं कहा था, लोग स्वैच्छिक लगवाए हैं, खुद से लगवाए हैं। जो ये कोविशील्ड का जो मैटर अभी 2 दिन पहले आया अमेरिका की, जो लाखों लोग मर गए कोरोना काल में, फर्स्ट और सेकेंड वेव में, और स्थिति क्या हुई, ये तो कह रहे हैं कि एक भी कोविड से नहीं मरा, ऑक्सीजन कमी से एक भी नहीं मरा, तो सारे के सारे लोग मरे। उसी पीरियड में भीड़ आ गई थी, बाढ़ आ गई थी मरने की। तो आप धर्म की बात कर रहे हैं, जब लोग इतना नहीं सोच पा रहे हैं, उनको इतना नहीं समझ में आ रहा है कि 3 महीने में कौन सी वैक्सीन बन जाती है, लोगों ने लाइन लगा के लगा लिया। आज लड़के 20 साल 25 साल के नाचते गाते मर जा रहे हैं, जिम में एक्सरसाइज करते मर जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं वहां मर जा रहे हैं, खाने की टेबल पे मर जा रहे हैं। ये तो वही तो उसी देश के तो लोग हैं जिनके रगों में ऐसा धर्म का इंजेक्शन लगाया गया है कि जो ये सोचते हैं कि हम आधी रोटी कम खाएं, लेकिन प्रभु श्री राम जो है ना, वो टेंट से उठ के महल में चले जाएं। ठीक है, चले जाएं, तुम्हारे आराध्य हैं, अच्छा है, एक मंदिर अच्छा होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए कि जहाँ जाओ तो तुम्हें सुकून लगे, लेकिन उससे तुम्हारा लाभ क्या है ये भी तो सोचना चाहिए। एक विशेष वर्ग का ही तो लाभ है, और किसी भी सरकार का काम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने का नहीं होता है। सरकारें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाने के लिए नहीं होती, धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं होती, उसके लिए धर्मगुरु हैं, उसके लिए वो अलग व्यवस्था है। तो धर्म गुरु तो आए वो भी अपना नहीं, करें, कर ही रहे। मंदिर में धर्म गुरु लोग तो आए भी नहीं, क्यों नहीं आए, सब आए, सब उद्घाटन के सब विरोध भी किए मोदी का, इसलिए विरोध किए कि धर्म कोई आस्था का विषय नहीं है। धर्म किसी भी धर्म को ले लीजिए आप, एक विशुद्ध रोजगार है जिसमें एक पैसा लगाना नहीं। वो ऐसा एटीएम है कि जो विशेष लोग निकालते हैं, डालते पूरे देश की जनता, निकालते हैं वो लोग। इससे क्या फर्क मतलब इससे क्या लग रहा है कि क्या चुनावी माहौल में फर्क पड़ेगा मंदिर से? वोट जो है कि देखिए, चुनावी माहौल से अगर फर्क पड़ता, मंदिर से बहुत फर्क पड़ता ना, तो मोदी जी रोते नहीं मंचों पे। मोदी जी ये न कहते कि हमारी हत्या हो जाएगी, हमें 2-2 किलो गालियां दी जा रही हैं, कांग्रेस आएगी तो ये हो जाएगा, सपा बसपा या जो भी विपक्ष के दल हैं वो आए तो हिंदू खतरे में हो जाएगा, ये ना कहते ये लोग। अब इतना तो पब्लिक को समझ में आ ही गया है कि जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू हो, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, जिस देश के सारे स्टेट के मुख्यमंत्री हिंदू हो, जिस देश के सारे स्टेट के डीजीपी हिंदू हो, वहां अगर हिंदू खतरे में है तो सारे पदों पे आप मुस्लिम बैठा दीजिए, हो सकता सुरक्षित हो जाए। एक सवाल मेरा और है, बृजभूषण सिंह कैसरगंज से वो लोकसभा लड़ते थे, प्रत्याशी रहते थे, अभी उनका दिल्ली में जो कुश्ती आयोग है या कुश्ती संघ है, सॉरी, उसमें लड़कियों के साथ कुछ अभद्रता या कुछ इस तरीके का व्यवहार करने का आरोप लगा था। तो ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि उनको टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन कल उनके बेटे को टिकट वहां से दे दिया गया। तो जो विनेश फोगाट है, उन्होंने ट्वीट पे लिखा भी है, एक्स पे उन्होंने लिखा भी कि भारत में न्याय नहीं बचा है, लोकतंत्र नहीं बचा है। तो ये क्या बीजेपी के वो इतने प्रभावशाली नेता हैं कि अगर उनके खानदान में या उनको टिकट नहीं दिया जाएगा गोंडा से, तो मैंने सुना, मैं लोगों से बात कर रहा था, गोंडा के आसपास जो भी श्रावस्ती या फैजाबाद या आसपास की जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं, 3-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे उनका इतना प्रभाव है कि वहाँ से बीजेपी हार जाएगी। तो क्या इस डर की वजह से उनके बेटे को टिकट दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है, डर यही है। नहीं तो जो बीजेपी सत्ता में है ना, वो धर्म की बात करती है, वो 9 दिन देवियों को पूजती है, देवियों को पूजने के नाम पे 9 दिन कुंवारी कन्याओं का पैर धोते हैं, ये सब उनका पूजा करते हैं, उनको कन्या खिलाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, और वही बेटियां जंतर मंतर पे अपना उनका जो अस्मिता का के साथ खिलवाड़ हुआ है उसके लिए न्याय मांग रही थी, और सरकार के लोग झांकने नहीं दे। बड़े बड़े
महिला नेता जो थी स्मृति ईरानी को ले लीजिए, जरा सी बात पे ये रोड पे आ जाती थी, सिलेंडर लेके घूमने लगती थी, कहीं कुछ करने लगती थी, कहीं झांकने गई। तो बीजेपी को कुछ नहीं मतलब नहीं, तुम्हारी बेटी लूटी जाए, वो बर्बाद हो जाए, उसका चरित्र हनन हो जाए, उसका रेप हो जाए, उसको जला के मार दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं। उनको अगर सत्ता में आने वाला गुंडा भी उनको सत्ता में ला सकता है तो वो उनको मंजूर है, टिकट दे दिया, वो दे दिया। भाई उन्होंने कहा कि हमने उनका ब्रजभूषण का टिकट काट दिया गया। पूर्वांचल में कहावत है कि अंडरा मारे मछली घरे घराना खाए, बाप का काट के बेटे को दे दिया। सांसदिक सीटियां तो घर ही में है और प्रभाव है, ऐसा नहीं कि प्रभाव नहीं है। अब यहीं से मेरा सवाल बनता है, मेरा सवाल यहीं से था कि बुलडोजर प्रथा जो चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी है या गुंडा है इसलिए उसके घर को गिरा दिया गया। अगर एक आदमी का टिकट काट के गुंडा या बदमाश या अभद्र या जो भी आप कह लीजिए कि बृजभूषण सिंह को टिकट नहीं दिया गया केवल इसलिए कि इन्होंने अभद्रता की, उनके बेटे को टिकट दे दिया गया, तो ये कितना वाजिब हो सकता है कि अगर एक घर में 5 लोग रहते हों, एक आदमी अगर उसमें से बदमाशी हो या जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हो तो पूरे घर को ढहाना किस हद तक सही है? ये दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? यहाँ जबकि दोनों काम बीजेपी कर रही है। तुलना वाली बात नहीं है, यहाँ बेशुद्ध जातिवादी लोग सत्ता में बैठे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए हिंदुओं को मुसलमानों का डर दिखाना है, उनको दुश्मन बनाए रखना है। पर जब हिंदुओं में पिछड़ों दलितों को आदिवासियों को अधिकार देने की बात होती है तो ये किनारे हो जाते हैं। ये वही देश है जिस देश में मूछे रखने पे दलित की हत्या हो जाती है। ये वही देश है जहाँ दलित के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। ये वही देश है जहाँ दलित जूता चप्पल पहन के जो तथाकथित राजा बचे हैं उनकी कोठियों के बगल से लोग गुजर नहीं सकते। ये वही देश है जहाँ पे दलित घोड़ी पे नहीं चल सकते। तो यहाँ कोई मतलब नहीं है कि लोकतंत्र है नहीं है, लोगों को लोकतंत्र की थोड़ी बहुत समझ है नहीं है, कुछ नहीं है। जनता को तो समझ है ही नहीं है। जनता को अगर समझ होती तो ये सवाल न पूछती प्रधानमंत्री से। वो कहता है कि हम दुनिया की सबसे 5वीं बड़ी इकोनॉमी बनने की कगार पे हैं, उसकी राह पे हैं, और फिर 2 मिनट बाद ही अपने ही भाषण में कहता मैंने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे दिया। तुमने तो भिखारी बना दिया, भिखमंगा बना दिया, जो लोग 5 किलो राशन पे जिंदा रह रहे हैं। काहे की इकोनॉमी? जीडीपी कहाँ धसी जा रही जमीन में, उस पर कोई चर्चा ही नहीं। मेरा एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है विपक्ष कितनी मजबूती के साथ अपनी आवाज उठा रहा है और क्या लगता है कि चुनावी माहौल जो है परिवर्तित होगा, विपक्ष पक्ष में आ सकता है? बिल्कुल पक्ष में आ सकता है, जनता पक्ष में है और विपक्ष भी है, दिख रहा है, अब दिखने लगा है। शुरुआत में लग रहा था बड़ा ढीला माहौल है, नहीं लड़ रहे हैं लोग, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव चढ़ रहा है लग रहा है कि हाँ विपक्ष भी चुनाव लड़ रहा है, मजबूती से लड़ रहा है। लेकिन मैं फिर वहीं कहूंगा कि लड़ाई बिना बाहुबल के नहीं लड़ी जाती। पेन ड्राइव से मुख्यमंत्री बनना होता, अखिलेश यादव रिपीट हो गए होते, और बाहुबली ही तुम्हारा बूथ बचाएगा, बाहुबली ही तुम्हारे ईवीएम की रखवाली करेगा स्ट्रांग में। तो ये आप विपक्ष को मैसेज देना चाहें? बिल्कुल मैसेज है, सीधा मैसेज है। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम्हें जनता जिता रही थी पिछली बार भी, अब की बार भी जिताएगी, तब भी तुम विपक्ष में बैठोगे। देश भर में पता नहीं कितनी जमीनें हैं जो अक्षम लोग हैं, जो लड़ नहीं सकते हैं, मजबूत लोग, सक्षम लोग कब्जा के बैठे हैं। क्या कर रही है सरकारें, क्या कर रही है न्यायपालिका, क्या कर रही है, क्या मालूम नहीं है लोगों को। पता नहीं कितने आपके यहाँ मंत्री बने होंगे। जिस बृजभूषण शरण सिंह की आप बात कर रहे हैं उनके पता नहीं कितने कॉलेज अवैध जमीन में बने होंगे। एक तो बुलडोजर चला के दिखाएं। ब्रिजेश सिंह का नाम ले लीजिए, एमएलसी बने हैं, 50 ठो सुरक्षा कर्मी साथ चलते हैं। ब्रिजेश सिंह की क्या है स्थिति है? वो माफिया नहीं है, वो गुंडा नहीं है जिसने एक यादव परिवार के पूरे के पूरे परिवार को खत्म करवा दिया, प्रधान परिवार को। सिर्फ एक पत्नी बची उनकी। कहाँ न्याय मिल गया? यादवों का खून पानी हो चुका है। जो गोंडा बलरामपुर या चंदौली और बनारस में इनको वोट करते हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को? हम ये नहीं कहते कि तुम अखिलेश यादव को ही वोट दो, राहुल गांधी को ही वोट दो, गठबंधन को ही वोट दो। अगर तुम वहां भी बैठे हो, बीजेपी में बैठे हो, बीजेपी को वोट कर रहे हो, तो सवाल पूछो ना कि मेरे भाइयों की हत्या क्यों हो रही है, हमारा घर क्यों उजाड़ा जा रहा है।
लोकतंत्र में सवाल पूछना वाजिब है, बिल्कुल एक दूसरे से सवाल पूछा जाना चाहिए जो भी मुद्दे हैं। खैर प्रधानमंत्री जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए 10 सालों में एक भी, और बीजेपी के कोई भी नेता, मैं कल एक विधायक जी से मिला था, लखनऊ के ही हैं, नीरज बोरा जी, 10 मिनट तक मैंने उनसे बात की और मैंने उनसे पूछा कि सर रोजगार के मुद्दों पर आपने भाषण में आपने कोई जिक्र नहीं किया, तो युवा रोजगार मांग रहा है, कह रहे तीसरी बार आप बनाइए, तीसरी बार सरकार बनेगी तो रोजगार मिलने लग जाएगा। तो खैर ये हैं शिव कुमार यादव जी, जिनसे हमने राजनीतिक मुद्दों पर बड़े गहन विस्तार से चर्चा की, और ये राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, चीज़ों को जानते भी हैं और बड़े नज़दीकी से समझते हैं, और खुल के बात की उन्होंने, हर मुद्दों पर बातचीत की, जो भी मुद्दे देश में चल रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में, ईवीएम के बारे में, और गुंडागर्दी के बारे में, और राजनीति के बारे में, पक्ष विपक्ष दोनों के बारे में।